ये वही मारता हूँ। तेंदुलकर बनने की कोशिश नहीं करता, मुझे पता है अपनी बात का। लेकिन उसके बाद अगर रात को घर जाता हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लग जाती है क्यों, और फिर मैं इतना ज़्यादा खा लेता हूँ वो एक्सरसाइज प्लस अज़ाब बराबर नहीं, साब ऊपर हो जाता है। ये मेरे साथ हो रहा है मसला। सर तो अपनी एक्सरसाइज की टाइमिंग चेंज करें। सर पानी गर्म कीजिए। पानी गर्म क्यों बोलता हूँ सर ज़रा सा पानी पिए। उससे सर वो भूख जरा खत्म हो जाती यार भूख दिमाग में, नहीं मगर वो पानी गर्म होता है जिससे भूख खत्म होती है। गर्म पानी पीने से वैसे ही लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। उसकी रीज़न ये, लेकिन मैं पीता हूँ ठंडा, ये भी इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। रीज़न भी सर ये मुख्तलिफ कहते हैं सर कि नहीं, इस पे दो राय हैं। एक राय ये है कि पानी ठंडा पीने से Body कैलोरीज ज़्यादा बर्न गर्म होती होती है सर। है। उसकी वो स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी लॉजिक ये है कि बॉडी होती है, बॉडी पहले उसको गर्म करती है, इसके लिए वो कैलोरीज बर्न करती है। पानी क्योंकि इन एनी इवेंट ना 0 कैलोरी डाइट है, बल्कि नेगेटिव कैलोरी डाइट है, इसलिए पानी सेहत के लिए अच्छा है। क्यों नेगेटिव कैलोरी डाइट है? कैलोरियाँ इसमें 0 है, मोटापा ना कुछ नहीं है, और बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने के लिए अपना सारा सिस्टम हरकत में लाना पड़ता है। कुछ चीज़ें चलती हैं, फेफड़े चलते हैं, गला चलता है, स्टमक चलता है, तो कैलोरीज बॉडी आपकी बर्न करती है। सांस लेने में भी कैलोरीज बर्न होती है, जान लगती है बॉडी की। तो कहानियाँ मुझे सारी पता है, अमल नहीं मैं कर सकता। स्टोरियाँ मेरे से जितनी मर्जी सुन लो, डाइटिंग की, जिम की, कोचिंग की, मैं आर्नल्ड वाली कहानियाँ मुझे पता है, यूट्यूब की वीडियोस की, लेकिन अमल नहीं है। टाइम नहीं ना चाहिए, टाइम तो क्या सुबह चला जाओ, सुबह चले, सुबह 10 टाइम क्लास के बाद चल, क्लास के बाद क्या करना है? क्लास की बात भी चाहता हूँ कभी कभी। अभी तो मेरा बीच में गैप था ना, तो सर, मैंने ये कहा भी मेरी एक क्लास खत्म हुई 3 बजे, क्लास 5 के अगर आपको टाइम हो सर 5 की पाँच की तो मैं तो 5 बजे ही अब रखेंगे। मेरी तो क्लास इधर खत्म होती 3 बजे, सुबह मैं तो तुम लोगों के प्यार में बैठा रहता वो हूँ। मेरे साथ सर, जाके तो तो 4 चार बजे बजे रखने लगे सर। मेरी तो खत्म होती है 3 बजे, तो हम फिर म्याना रवि रखते हैं 5 की 2 घंटे, मेरा अपना काम कर 5 का ठीक होगा कुछ दिनों के लिए। नहीं सर ठीक है मैं मेरी 3 बजे खत्म होती है। उस्ताद तेरा कितनी देर से फिर इंतजार करेगा? सर आप इसको पहले बुला लेते हैं। मैं इसको क्यों सर हम भी करते हैं सर, हम भी 2 घंटे सर हमारी 4 बजे क्लास खत्म होती है, हम 4 बजे तक हम भी करते हैं मीटिंग। क्या आपको इंतजार क्यों करना पड़ेगा? 5 से 6 क्लास होनी है, तो घंटा 1.5 घंटा तो इंतजार करना पड़ता है। 5 से 1 घंटा होता है। तो 5 से 6 क्लास, 5 से 6:30 तक ले जाऊंगा मैं क्लास। हाँ बस 6:30 खत्म कर, तुझे मैं 6:30 छोड़ूंगा, बस सही है। पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? ये चले भी जाएंगे तो मैं आपको कोई पुरानी चीज़ पढ़ा दूंगा, मैं और आप 6:30 तक। फिर आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 1 घंटा तो जाएगा तो आधा घंटा लग नहीं सर, जाएगा, आधा घंटा, ये 7 तो है। 15 मिनट वॉकिंग नहीं सर। निकलेगा अभी तो, नीचे भी तो जाएगा ना। मैं और तू सीढ़ियों से सर पाबंदी लगा दीजिए। मैं और तू यहाँ से गप्पे भी मारेंगे, ठीक हो गया सर। कोई नीचे जाते 10 मिनट लग जाएंगे, कुछ चाय शाय पी लेंगे, कभी आप चाय पिला पिला दीजिए, पिला दूँ। मैं रोहत में पिला दूँ चलिए ठीक हो गया। और मामला हल कर। ये चले जाएंगे ना तो चाय पिला दूँ, फिर तो मामला क्लियर है। क्लियर है सर। चलो कुछ दिन तक करके देखते हैं, ट्रायल वर्जन। ट्रायल ठीक हो गया। अगर आपको लगा कि मसला है तो करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिंदगी में ना, यस सर, अभी तुम लोग स्टूडेंट्स, यस सर, जिंदगी में ना बंदे को ना बहुत रफ एंड टफ होना चाहिए। बिल्कुल सर। आपको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाएंगे ना, लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, कहेंगे 9 बजे इंटरव्यू है, आप 8:30 पहुंच जाएंगे, यार चलो मेरा इंटरव्यू 8:45 पहुंच जाएंगे, बारी आएगी 2 बजे। कई दफ़ा वो 2 बजे क्या कहेंगे? उठ और निकल, हमने बंदा रख लिया, वी डोंट वांट एनी पर्सनल्स। फिर क्या करेंगे इन लाइफ में? तो अब मैं वकालत के अंदर तो वैसे इंतज़ार कर, मेरा एक कराची में एक मेरा क्लाइंट है लाहौर का, उसके ऊपर हो गया कराची में केस। ये बात है कोई 15 दिन पहले, कराची में उसके ऊपर केस हो गया। तो उसने कहा जी मैंने तो आपको ही वकील करना है, बड़ा अमीर आदमी, मेरा कंफर्ट लेवल आपसे, मैं कराची किसी भी, मैंने कहा यार यहाँ से तू मुझे भेजेगा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कहता है दैट्स माई प्रॉब्लम, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आप चले जाएंगे। मैं कहा मैं चला जाऊँगा, इस लॉन्ग एज तुम मेरे टिकट, होटल, वहाँ पे सारा खर्चा करेगा, मेरा चलो शुगल में ले लेगा, मेरे कुछ कराची में पुराने दोस्त हैं, मैं मिल लूँगा उनको। कहता है जी ठीक है। हमने सारा केस तैयार किया, सिंध हाई कोर्ट में केस था। अब कराची जाने का मतलब है कि सुबह 9 बजे केस था, तो मेरी शाम 6 बजे की फ़्लाइट थी। 6 बजे की फ़्लाइट का मतलब है कि मैं एयरपोर्ट 1.5 घंटे पहले पहुंच गया, 4:30 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच गया।
घर से निकला हूँ वो 3:30 बजे। अब 3:30 बजे का मैं निकला। अच्छा, उससे भी 3:30 से पहले 2 रातें मैं शाम भी इतनों को क्लास पढ़ा के भी दफ्तर जा रहा था केस तैयार करने। पूरा हमारा दफ्तर बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, वो हम तैयार कर रहे थे। तो 30-40 घंटे हमने तैयारी की होगी। 3:30 निकला, 6:30 वहाँ पहुँचा, पता लगा जी PIA की फ़्लाइट के लिए। फ़्लाइट 3 घंटे बाद निकली, 9 बजे फ़्लाइट थी। वहाँ बैठा रहा, 5-7 घंटे अब हो चुके थे घर से निकले हुए। 10-11 बजे वहाँ फ़्लाइट पहुँची। वो क्लाइंट का ही अपना वो ड्राइवर था, होटल वालों का इनफैक्ट ड्राइवर था, वो गाड़ी लेने आई हुई थी, वो लेके मैं होटल चली। सुबह सिंध हाई कोर्ट 9 बजे लगता है कोर्ट में, 8:30 पहुँच गया। मैंने कहा इससे पहले कि 9 बजे बारी आ जाए, मैं इतना दूर से आया हुआ तारीख पढ़ जाऊँ। अदालत में बारी बारी केस कॉल होते हैं। अब मैं बैठा हुआ 3 बज गए, अब से बैठा हुआ हूँ 8:30 से। नाउ इट इज़ 3, बीच में आधे घंटे की ब्रेक होती है। एक बड़ा कोई मेरे से पहले केस था, जज ने कहा जी बस आज मैं बहुत थक गया, बाकी जज थक गया। और मैं रोस्टर पे गया जहाँ पे होता, मैंने कहा सर मैं लाहौर से आया हूँ स्पेशल ये केस लेने, मैं अदालत में बैठा हूँ 6 घंटे से, तो मेरा तो 2 मिनट का बात है, मेरी बात सुनना। उसने कहा वकील साहब आई एम सॉरी, मेरे पास अब आज कोई टाइम नहीं, नेक्स्ट दफ़ा आप आएंगे ना तो मुझे ज़रा पहले मेरे वो सेक्रेटरी को बता देना कि आप आउटसाइड काउंसिल हैं, तो हम आपका केस। मैं वापस आ गया। तो लाइफ में और क्लाइंट का कोई 40-50 हज़ार रुपये का सारा खर्चा हो गया, सारी खज्जल खुआरी में वकील भेजने में, उसका भी खर्चा हुआ, मैं भी खुआर हुआ, तैयारी भी की। तो लाइफ के अंदर आप जो नाजुक लोग हैं ना वो पीछे रह जाते हैं। ये मैं जनरल बस से बात कर रहा हूँ, तो आधा घंटे की बात है, वो तो मसला कोई नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी रफ एंड टफ। जब आप बाहर जाते हैं ना तो बॉस आपके अबू नहीं होते, बॉस एक बड़ा हरामी आदमी होता है, उसने वो गालियाँ भी निकालनी है, उसने आपको खड़काना भी है। आप मम्मी डैडी बन के रहें जी, मुझे जानता है, मैं तो आपने 6 बजे बुला लिया, मुझे 2 घंटे बैठा, दवा हो जाए कमरे के बाहर खड़ा हो, तो फिर क्या कर लोगे? अगले को आ जाओगे, अगला भी वैसे ही निकलेगा। तो यू हैव टू बी, जो सेंसिटिव लोग हैं ना वो रह जाते हैं। तो आपने लाइफ में रफ एंड टफ बनना है। आप जो समझ आइए स्टोरी के नहीं? यस सर। अभी जो ऐसी तो मैं कहानियाँ और बताऊंगा, लाइक कोई मसला नहीं। अभी थोड़े दिन ट्राई करते हैं, अगर ना फील हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो बैठा इधर गप्पे लगा रहा हूँ, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है ज़्यादा। 3 घंटे वेट करना मेरे लिए कोई रौला नहीं, मैं इतना वेट करता हूँ। सारे ये होता है एक्स्ट्रा ना क्लासेस का सर जब यहाँ से 8 बजे जाते हैं ना, वो सोसाइटी का जिम मैं 10 तो बजे खुद बंद कह है, रहा टाइम नहीं हूँ, बनता। तू भी जिम जाता है? अभी जाना शुरू करना है, साल हो गया छुट्टी पे। ओए होए होए। चलो जी, सर वो हम एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं। वो भी अब प्लान बनाना है, वो अब सोच रहे हैं। मेरी ना एक और मैं सेक्शन पढ़ाता हूँ यार, जो दोपहर वाला है वो ख़त्म हो रहा है, उसकी 3 क्लासें रह गई हैं, उनका कोर्स ख़त्म हो जाए। आई एम जस्ट वेटिंग कि वेडनेसडे तक मैं उनका ख़त्म कर दूँ, फिर ना तुम लोगों की ना मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के ना आप लोगों सारों से टाइम लेके कितनी क्लासेस होंगी? जितनी दिल करेगा। मेरा तो दिल है मैं ज़्यादा करूँ, उसकी रीज़न क्या है कि कोर्स ख़त्म करा दूँ तुम लोग, ताकि फिर हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर हम डेट डिसाइड करेंगे यार इस तारीख पे हमने पेपर दे देना। संडे को भी आना पड़े, संडे को कोई 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रख लें, या सैटरडे को 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रख लें। सैटरडे संडे जो है ना वो मेरा नॉर्मली फ्री होता है दफ्तर से, और रौले नहीं होते, तो हम करके मुकाएं एक दफ़ा। सर नेक्स्ट मंथ हमें चाहिए यार टोटल 50 क्लास। देखो ज़रा कितनी क्लासें होंगी, आगे छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2 क्लासें हम स्लो होंगे 50 से, लेकिन काफ़ी हद तक तो हम 22 तक तो पहुँच गए हैं। पीछे रह कितनी गई हैं? 22 तक पहुँच गए, पीछे कितनी रह गई हैं? 28। 2 और डाल लो, स्लो होंगे थोड़ा सा, 30। सो ऑल वी नीड इज 30 क्लासेस। अगर हम रोज़ाना 1 क्लास करते हैं तो हमारा कोर्स खत्म होता है 1 महीने। अगर हम रोज़ाना 2 क्लासें कर लेते हैं तो हमारा कोर्स हो जाएगा 15 डेज। माई प्लान है कि मेरा 3 दिन ख़त्म हो जाए, मैं तुम लोगों की क्लास का टाइम 3 घंटे कर, ताकि तुम लोगों का 15 क्लासों के अंदर ही मैं कोर्स या 2 रख दूँ घंटे की क्लास। 1 क्लास की थोड़ा सा 2-3 घंटे गैप आया, इकट्ठे कई दफ़ा होता है। लॉ इतना ऑब्जॉर्ब नहीं होता, बंदा बोरिंग सा सब्जेक्ट होता है ना, लॉ थक जाता है बच्चा, फिर वो कंसंट्रेशन लेवल, कोर्स तो मैं मुका दूंगा, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल मैंने एक्सप्लेन, बीच में 15-20 मिनट की ब्रेक वो आधे घंटे की ब्रेक रख के फिर 1 घंटा क्लास करती। ये नेक्स्ट मंथ में कुछ छुट्टियां कर ली थी 3-4, अब आने तो मिस करेगा उसे एक्स्ट्रा करा दूंगा। तो स्टार्ट में तुम्हें कहते उसमें अगर आप ना नेक्स्ट मंथ आपने करनी है। स्टार्ट में ये
Next आज क्या है? आज is 26 23 है सर। उस दिन एक्स्ट्रा क्लासेस ना रखेंगे तो तू आ जाएगा फिर रात में। थोड़े बच्चों में तो फायदा है, मसला वही है। अच्छा जी पेज बताओ। 121 पुराने का काम तमाम हो गया था। Yes, sir. MCQs रखते थे उसके एमसीक्यूज नहीं किए थे हमने उसके? चलो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर उसके एमसीक्यूज करते हैं ताकि थोड़ी सी नई चीज़ें तुम लोगों के पहले दिमाग में आ जाए, फिर उसके एमसीक्यूज करते हैं। उसके एमटीक्यू भी कराता हूँ आपको पिछले चैप्टर। अच्छा यार ये एक सीन पीएन को तो बुला जरा हल्का सा इसी तेज कर दे। Yes, sir. बॉडी मेरी गर्म हो गई है, फिर बाकी टेबल में थोड़ी सी गर्मी हुई है ना। अली कोई इसको कहो यार, अली वो पीएन जो है ना चल पेज 126 पे आ जाएं सब बच्चे। सवाल क्या है? अब यार ये चैप्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर है 8 और 9 दोनों हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड। अली यार हल्का सा ना एसी को पीछे वाला चला दे जरा, डायरेक्टर ना मेरे पे बाप पड़े, लेकिन थोड़ा ऑन। हाँ कोई एक चला दे, पिछला एक अगला चला दे, थोड़ा सा तुम राइट लेफ्ट हो जाना जिसके ऊपर डायरेक्ट पार्टी है और उसको अच्छा नहीं लग रहा। जो जो सर से आया वो दूर हो गया। ठीक है, थैंक यू। यार बता। अच्छा जी अब बच्चों चैप्टर नंबर 8 और 9 में से मिला के 10 नंबर के सवाल आने ही आने। सो अगर ये दोनों में से हम, और बड़े आसान सवाल हैं, 10 नंबर ले जाएं तो पास होने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, 10 आउट ऑफ 10 आ जाएं। हाँ तो बाकी फिर 40 नंबर रह जाते हैं, मतलब बेहतर हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल क्या आएगा? व्हाट इज एन एम्प्लॉय? इसका मतलब क्या? पहले टेक्निकल बात। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स। एक को कहते हैं एम्प्लॉय और एक को कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड का एक और नाम भी है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। वर्ड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो या वर्ड क्या हो, एक ही बात है। एग्जांपल पहले बताता हूँ। ये पीएन है, इज ही एन एम्प्लॉय और इज ही सेल्फ एम्प्लॉयड? ही इज एन एम्प्लॉय। स्कैन्स में एसी खराब हो जाते हैं 4। स्कैन्स एक कंपनी को फोन करती है, वो अपना यूनिफॉर्म अपने टूल्स लेके बंदा आ जाता है। वो एम्प्लॉय है स्कैन्स का, सेल्फ एम्प्लॉयड है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। या वर्ड क्या यूज करेंगे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कहने पे वो स्कैन्स के काम कर रहा है, यार ये कर दे, यार कर दे, ये कर दे, लेकिन स्कैन्स का टेक्निकली एम्प्लॉय वर्कर है स्कैन्स का, बट एम्प्लॉय नहीं। एम्प्लॉय एक टेक्निकल कानूनी टर्म है। अब फास्ट फॉरवर्ड में बच्चों पहली लाइन में देखो एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। दूसरा वर्ड क्या लिखा है? 2 नंबर का सवाल पहले तो ये रटन। छोटा सा फर्क है, एक क्या है ऑफ, एक क्या है? अगर ऑफ होगा तो आप क्या है, और अगर फॉर होगा तो आप क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सो पहले तो ये रट्टा लगा लो, ऑफ या फॉर। सवाल ये आएगा 2 नंबर का। क्लास में साथ साथ याद कर लो। याद हो गया? अब एग्जाम में जब सवाल आएगा कि आप एम्प्लॉय हैं या नहीं है तो कैसे पता लगेगा? 3 टेस्ट हैं जो कानून अप्लाई करता है डिटरमिन करने के लिए बंदा एम्प्लॉय है या नहीं। तीनों टेस्टों के नाम रट्टा लगा लो। कंट्रोल टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट। याद आ गया? देयर इज द कंट्रोल टेस्ट, देयर इज द एंड देन देयर इज द इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट। याद हो गया? ये एक सवाल आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट, तो आप आराम से टिक कर देंगे जी फलाना जी कंट्रोल इज नॉट दी कंट्रोल, जो भी चौथा कोई नाम होगा वो आप टिक कर देंगे। बाकी पूरा पेज काट दो फास्ट फॉरवर्ड से नीचे तक। अगला पेज काट दो 1.1 से ऊपर तक। कंट्रोल टेस्ट से ऊपर ऊपर तक पेज उड़ा दो। कहाँ पहुंच गए हम? अब रुक जाओ। अब जरा हम बात समझते हैं व्हाट इज दी कंट्रोल टेस्ट। लॉ यार ये कहता है कि अगर आपका एक बंदे पे कंट्रोल है तो वो बंदा आपका एम्प्लॉय है। अगर आपका एक बंदे पे कंट्रोल नहीं है तो वो बंदा आपका एम्प्लॉय नहीं। सो अगर आपका एक बंदे पे कंट्रोल है तो ही इज योर एम्प्लॉय। अब सवाल ये है कि कंट्रोल भी 2 तरह के होते हैं। एक को कानून कहता है बज़ाहिरी कंट्रोल और एक को कानून क्या कहता है? एक्चुअल कंट्रोल। क्या वर्ड्स हैं? एक्चुअल कंट्रोल। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको बज़ाहिरी और एक्चुअल कंट्रोल में क्या फ़र्क है। ये पीएन है,
मैंने उसको कहा ना चाय लाओ, जो पीएन कर सकते हैं, मेरे घर में पीएन भी होता है तो दफ्तर में वो अब मैं इसको पढ़ा दो तो बेचारे को तो नहीं आता, मैं वो केस लड़ लो तो नहीं आता, लेकिन पीएन का जो काम है ना, मैंने इसको कहा एसी चलाओ, उसने मेरे कहने पे एसी चलाया, मैं कहा चाय ला, पानी ला, को फोटोकॉपी कराऊंगा, सारे पीएन वाले काम कर। बट मेरा इस पर कंट्रोल है या नहीं है? यस सर। क्या ये मेरा एम्प्लॉई है या नहीं है? नो सर। कानून जोड़ दो, क्या ये मेरा एम्प्लॉई है? नो सर। कंट्रोल तो है, फिर तो इसका मतलब है कंट्रोल टेस्ट गलत हो गया। कंट्रोल टेस्ट तो क्या कहता है? कंट्रोल है तो वो एम्प्लॉई है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा इस पे मेरा कंट्रोल है, लेकिन ये मेरा एम्प्लॉई नहीं है सर, क्योंकि इस पे मेरा झूठा कंट्रोल है, इस पे मेरा बज़ाहिरी कंट्रोल है, असल कंट्रोल मेरा नहीं है। असल कंट्रोल इस पे किसका है? स्कैन्स के ओनर का। क्यों? ये मेरी बात क्यों मान रहा है? उसने कहा है कि उसके ओनर ने कहा, इसके एम्प्लॉयर ने से कहा है कि ये हमारा टीचर इधर आता है पढ़ाने, इसकी बात सुन लें। अगर वो इसको मना कर देना, इसकी बात नहीं सुननी टीचर की, तो मुझे सलाम भी नहीं करेगा। मैं इसको आज कहूँ यार मेरे दफ्तर एक पीएन की जरूरत है, चल अभी चल, जाएगा ये? नहीं जाएगा। इसका मतलब मेरा एम्प्लॉई नहीं है। स्कैन्स का ओनर का फलाने कैंपस में जरूरत है, अभी निकल जा, जाएगा कि नहीं? 1 सेकंड से पहले जाएगा। So, जब हमने कंट्रोल देखना ना, ये बात आपने समझ ली, तो हमने क्या कौन सा कंट्रोल देखना है? असल। क्योंकि एमटीक्यू के लिए बात कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सवाल हो जाएगा अटेम्प्ट। अगली एग्जांपल आपको बताता हूँ इससे आसान। क्या कहते हैं, क्या मैं आपको बताने लगा था, हाँ, रेंट अ कार। आप रेंट अ कार से गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के साथ समझो ड्राइवर भी आ जाता है, आप गाड़ी के पीछे बैठ गए नवाब बैठे, उसको कहने राइड कर, वो राइड करेगा, उसमें लिबर्टी ले जाओ, लिबर्टी ले जाए। क्या वो जो ड्राइवर है वो आपका एम्प्लॉई है या रेंट अ कार? आपका तो कंट्रोल है, लेकिन वो कौन सा कंट्रोल है? ज़ाहिरी। असल कंट्रोल किधर है? रेंट अ कार। और रेंट अ कार वाले से कहें इस क्लाइंट को इधर ही छोड़ के वापस गाड़ी ला, तो उधर ही आप वो सड़क पे उतारेगा, कलमा चौक रखेगा, गाड़ी में वापस जा रही है, जो भी आपको सुलटे मार रहा है। समझ गए मात साहब? Does everybody understand this? यही पॉइंट ज़हन में रख के बच्चों पहला केस पढ़ो, मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कॉगिन्स। समझ आई ये बात? पढ़ लें। बेसिकली टेक्निकल बातें छोड़ दो, मैं तुम लोगों को बेसिक बात समझानी है। पहले तो सारे बच्चे एक वर्ड अंडरलाइन करो, वाइकेरियसली लायबल। ये लॉ ऑफ टॉट का कॉन्सेप्ट है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। वाइकेरियस लायबिलिटी डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस में यादाश्त आई है थोड़ी सी? नहीं आई? देखो तुम लोग, वो ना क़यामत की एक निशानी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जो है ना कलमा भूल जाएंगे, और जब बच्चों को कलमा सुनाया जाएगा तो बच्चे क्या कहेंगे, ये सुनी सुनाई बात लग रही है, बाप दादा हमारे ऐसे अल्फाज बोलते थे, लेकिन हमें ये भी नहीं वो कहेंगे कि हमें आता नहीं। मुसलमान बच्चे क्या कहेंगे, सुनी सुनाई दादा पढ़ता होता था, अब्बा पढ़ता था, हमें नहीं आता। तो मुझे लग रहा है तुम लोगों की F4 की क़यामत आ गई है। वाइकेरियस लायबिलिटी सुनी सुनाई तो लग रही, तो दादाजी ने कोई स्टोरी सुनाई दी ऐसे, हमें कुछ याद, चपेड़े मैंने तुमको मुंह पे मारनी है, 2-4 गंदी गालियां देने का दिल कर रहा है। 3 डिफेंसेस थी नेग्लिजेंस की। नंबर 1, पढ़ के बताओ, बुक सामने लिखी हुई है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। दूसरी क्या थी? तीसरी का नाम क्या है? वाइकेरियस लायबिलिटी। क्या डिफेंस है? एम्प्लॉई गलती करेगा, जिम्मेदार कौन है? एम्प्लॉई कहेगा जनाब मैं नेग्लिजेंट हूँ, लेकिन मैं इसके कहने पे काम कर रहा था। पीएन कहेगा स्कैन के ओनर को पकड़ लो। उस पर हमने वो बस कंडक्टर वाला केस पढ़ा था,
हमने उड़ा था, लेकिन जिम्मेदार आप कब होंगे? अगर आप वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको रखा गया। बस वाला ड्राइवर अगर कंडक्टर अगर गाड़ी चलाना शुरू हो जाएगा तो फिर ओनर जिम्मेदार, पीएन पढ़ाना शुरू हो जाएगा तो स्कैन्स का ओनर जिम्मेदार नहीं है। पीएन का काम करते हो गलती करे, टीचर का काम करते हो, टीचर कैशियर बन जाएगा तो स्कैन्स का ओनर जिम्मेदार। समझ गए बात? अब ये वापस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट जेब में रखें। हुआ क्या, एक क्रेन हायर हुई, किसने हायर की? नाम क्या है? स्टीवी डोर्स ने। हायर किससे की? बस इतने से फैक्ट्स हैं। क्रेन हायर हुई किससे? और की किसने? स्टीवी डोर्स ने जब क्रेन हायर की तो रेंटा कार वाली केस था, सर ड्राइवर भी आ गया। अब बता कौन रहा है रेंटा कार वाले को? स्टीवी डोर्स। लेकिन वो ड्राइवर असल में किसका एम्प्लॉई है? क्योंकि उसको भेजा किसने है? बस इतनी सी बात। अब रुक जाओ, हुआ क्या था इस केस में? वाइकेरियस लायबिलिटी है। वो ड्राइवर ने क्रेन चलाते हुए एक बंदे को, चेकर को इंजर कर दिया। अब फटा ये पड़ गया कि ड्राइवर ने गलती की है, एम्प्लॉई ने, जिम्मेदार कौन होगा? एम्प्लॉयर। दोनों मुकर के हम तो एम्प्लॉयर ही नहीं है। हार्बर बोर्ड वालों ने कहा जनाब ये स्टीवी डोर्स इसको कह रहे थे रेंटा कार गाड़ी चला, ये डब्बा रख ऊपर, ये डब्बा नीचे कर। स्टीवी डोर्स ने कहा ये हम बता तो रहे थे, भेजा तो किसने था? कोर्ट ने कहा क्योंकि जो एम्प्लॉयर बनेगा वो वाइकेरियसली लायबल फंसेगा। कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, रिलैक्स करो दोनों। हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? कंट्रोल। देखते हैं असल कंट्रोल किधर है। वही वाली बात, बाजारी कंट्रोल तो किसका था? स्टीवी डोर का। अब हम रेंटा कार से गाड़ी लें, हम पीछे बैठ के उसको लिबर्टी ले जाए, वो बंदा नीचे दे दे, कहने पे तो हमारे जा रहा है, लेकिन हमारा कंट्रोल तो क्या है? बाजारी। असल कंट्रोल किधर है? रेंटा कार का। अब मैं इसको कहूँ यार चाय लेकर आओ, ये किसी पे नेग्लिजेंटली चाय फेंक दे, जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ कि स्कैन्स? स्कैन्स। कहने पे तो मेरे जा रहा है। बस इतनी सी बात है। अब ये केस में ना हमने फैक्ट, ये चीजें नहीं पढ़नी, केस की क्या बात समझनी है, मेन बात। अब मेन बात पहले पढ़ गया? यस सर। अभी एग्जाम तक याद रहेगी? यस सर। आगे चलते। अगला टेस्ट 1.2 क्या वर्ड लिखा है? इंटीग्रेशन टेस्ट। पहले एक लाइन लिखो नीचे अंग्रेजी की, फिर उसके बाद बात समझाता हूँ। लिखें, whenever an employee is highly skilled, whenever an employee is highly skilled, then THEN, then the appropriate test, then the appropriate test is the control test. Oh, sorry, then the appropriate test is the integration test rather than the control test. लिख लिया? अभी पहले मैं बात समझाऊंगा फिर ये लाइन पढ़े। एक इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ। असल कुछ साल पहले ना एक फैमिली आई इंग्लैंड से, तो उनकी ईद वाले दिन ना छोटी 5-6 साल की बेटी थी, उसके हाथ के ऊपर चाय गिर गई। ईद वाला दिन था, अमीर लोग थे, इंग्लैंड से आए हुए थे, पाकिस्तानी जो बाहर से आते हैं, वो जो टाउन में कहीं रह रहे थे, भाग के बच्चे को डॉक्टर्स हॉस्पिटल ले गए अपनी बेटी को। तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो मालिक है ना डॉक्टर्स हॉस्पिटल, वो बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर्स नहीं है। कुछ एक तो डॉक्टर्स भी है, लेकिन प्राइमरीली जो मैनेजमेंट है वो हॉस्पिटल खोलना इज अ ग्रेट बिजनेस। आपको ना भी मेडिसिन का बताओ, जिस तरह होटल खोलना है आजकल उसी तरह प्राइवेट है, भी अच्छा बना है। बल्कि वो पीसी के कमरे से शायद ज़्यादा महंगा कमरा हो, और पीसी में शायद कम कमरे बुक होते हैं, और अमीर लोग हॉस्पिटल खोलना इज अ ग्रेट बिजनेस, भरे होते हैं सारे। जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी था ना, वो एक बड़ा नालायक आदमी था। उसने उस बच्ची को एक गलत इंजेक्शन लगा दिया। जब वो इंजेक्शन लगाया तो बच्ची की बॉडी में एक रिएक्शन हुआ। अब वो रिएक्शन को रोकने के लिए उसने एक और गलत इंजेक्शन लगा दिया। एक जब 2 गलत हुए, वो छोटी बच्ची थी, शी डाइड ऑन द स्पॉट। अब वो बहुत लंबा रौला हुआ, एक अनफॉर्चुनेट बात थी। पेरेंट्स बाहर से उन्होंने तो रौला डाल दिया पूरे मीडिया में, इधर उधर 5-6 साल पुरानी बात। उन्होंने नॉट ओनली केस किया डॉक्टर पे, उन्होंने कहा जो अमीर मैनेजमेंट है ना, अरबपति, दे आर ऑल्सो लायबल, बिकॉज ये उनकी एम्प्लॉय की गलती है, वही वाइकेरियस लायबिलिटी। उन्होंने आगे से डिफेंस किया ली कि जी हमारे पे कंट्रोल टेस्ट अप्लाई करें। मालिक ने क्या कहा डॉक्टर्स हॉस्पिटल, मेरे पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करे? कंट्रोल सर। मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूँ जी, मेरा तो इस बंदे पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये अपनी मर्जी से टीका लगाता है, अपनी मर्जी से शिफ्ट करता है, खुद ही करता है काम जो करता है, तो पकड़े से हमें ना पकड़े। कोर्ट ने रूल ये बनाया हुआ कानून में
कि जब भी एम्प्लॉय क्या होगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है, हाई स्किल्ड होगा। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्कैन्स में खुद ही करते हैं, खुद ही पता है क्या करना है, तो वहाँ पे कंट्रोल टेस्ट सही नहीं है। वहाँ पे कौन सा टेस्ट है? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब है ये देखा जाएगा वो बंदा आपके दफ्तर में शामिल है, इज ही पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? इफ ही इज पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन देन यू आर लायबल। फॉर एग्जांपल स्कैन्स के जितने टीचर्स हैं, स्कैन्स के ओनर को F4 नहीं पढ़ाना आता, F5 भी नहीं आता, F6 भी नहीं आता पढ़ाना। हर टीचर इज अ हाईली स्किल्ड टीचर अपने फील्ड में। आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैंने क्या कटवाना है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। एट टाइम्स मैंने क्लास भी अपनी मर्जी का मैं टाइम टेबल देता हूँ, कहते हैं आ जाओ, मैं 6 बजे करूँगा, कुछ नहीं करते, मैं मेरी अपनी मर्जी है। दे आर टेक्निकली दे हैव नो कंट्रोल ओवर मी। थोड़ा बहुत होगा कोई ड्रेस कोड की चीज़ें वो चाहें तो मेरे पे इम्पोज कर दें, बट टेक्निकली आई एम अ हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय। अब मैं आज आना छोड़ दूँ स्कैन्स में, आप लोग आके कहें कि जनाब वो टीचर नहीं आता तो जिम्मेदार स्कैन्स आप हैं, तो स्कैन्स आगे से क्या डिफेंस ले अदालत में? हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं। कोर्ट कहेगा आप ये बच नहीं सकते क्या कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो कौन से में आप फंसेंगे? वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है बंदा। हम टीचर के पास डायरेक्टली नहीं गए थे, हम आपके स्कैन्स आए थे, आपने हमें टाइम टेबल बताया जी RS अजमत की इतने बजे क्लास है, हमने वो बैच दिए, पैसे हमने आपको जमा कराए हैं। अब वो नहीं आपकी बात मानता तो वो आप भुगते हैं उसकी बात, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी, जब भी अभी केस पढ़ते हैं और क्लियर होगा, लेकिन हमने MTQ के लिए बात क्या ज़हन में रखनी है, जब भी एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड हो। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है ना सारा, ये सारा ना एम्प्लॉय के हक में है और किसके खिलाफ है? जहाँ तक हो सके। तो जहाँ जहाँ लॉ लीन करेगा वो किसकी फेवर में लीन करेगा? जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं बेनिफिट ऑफ द डाउट बॉलर को नहीं मिलता, बैट्समैन को मिलता है। अगर अंपायर को कहा गया क्रिकेटिंग रूल्स में लिखा हुआ है तो ये शक है ना आउट है या नॉट आउट है, तो क्या कहना है? नॉट आउट है। बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द बैट्समैन, ये क्रिकेट का रूल है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे और जरा मामला भी अभी क्लियर हो जाएगा, इंटीग्रेशन है। ये लॉ समझ आ गया ज़हन में? थोड़ा ये ज़हन में रख के ना ये कैसिडी वाला केस पढ़ो नेक्स्ट पेज। यार वो पाकिस्तान में जिस तरह केसों का बनता है, बेचारे 2-4 साल भुगते रहे, इधर वकीलों को पैसे दिए, जजों को दिए, वो भी इतने अमीर थे उन्होंने भी वकील खरीद लिए, जज खरीद लिए, इवेंचुअली वो छोड़ छुड़ा के बेचारों की बच्ची जो मरनी थी वो तो मर गई। अब ऐसे वो नलायक डॉक्टर बच गया होना, मैनेजमेंट भी बच गई होनी है, इन्होंने तो फिर कुछ किया होगा, उसने कोई 10 ऑपरेशन और गलत कर दिए होंगे। ऐसे बंदों को पकड़ के तुम देना चाहिए, लेकिन बच जाते हैं। आम बंदों को भी कर रही, वो शायद वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, मामला तो चलते रहे वो बेचारों की, लेकिन बच्ची जो मरनी थी वो तो मर गई। वो भी आपने देखा नहीं था कि एक स्कैंडल आया था कि जो मेडिकल कॉलेजेस के जो एंट्री टेस्ट है वो बिकते हैं, तो वो 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए लेके वो आपको टेस्ट बेच देते हैं। और वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं उसको फॉलो किया, लेकिन ये जो टेस्ट जब पोस्ट होते थे पोस्टल, ये सारे अमले सर थे, उन्होंने फिजिक्स के उन्होंने वो टेस्ट आउट किया था, लेकिन वो ये कह नहीं रहे थे, कहते कि नाम के क्वेश्चंस बच्चे लाए थे, मैंने आंसर लिखे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो स्कीम आगे गई कि जो खास जो वो जब टेस्ट बना लेते थे तो टेस्ट बना के डाक होते थे, तो जो अमला था ना पोस्ट ऑफिस का वो साथ मिल गया, जैसे ही टेस्ट आया वो खोल देते थे और फिर 10-10, 20-20 लाख के वो बेचते थे। फिर वो CSS में भी हुआ, ये तो यहाँ के पेपर्स में CIS में भी एक दफ़ा हो गया। और ना तो जब इस तरह के रूटीन में होता रहेगा तो जो क्वालिटी है वो तो बर्बाद हो जाएगी। CIS में उन्होंने क्या किया, पहले मेरी बहन का टाइम था ना जिस टाइम हुआ, उसने पेपर दिए तो उनके सबके बहुत अच्छे हुए, उन्होंने कहा जी A स्टार हैं, A हैं, B हैं। जब दोबारा उन्होंने पेपर दिए ना इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई कि सबके C's में आए। ऐसे ही है। वो फेयर मार्किंग फेयर होती है। चलो बाहर लो रौला वाला बताते हैं। अच्छा जी, कैसिडी वाला केस पढ़ लो, रिलैक्स हो जाओ। हुआ होना नहीं हुआ होना हमें कुछ नहीं पता। हाँ मैंने कहा है अभी हम चुप करके आगे पढ़े। कैसिडी वाला यस सर। सर एक
वो पहले केस मैं ये केस ये पढ़ो पढ़ लिया सर, ये सर पढ़ लिया सर। जुबानी बात। एक सेकंड। जी हाँ बताएं। सर ये पहले एक सेकंड केस पहले डिस्कस कर लो, गप्पे 2 मिनट बाद मैं थोड़ी 2-4 चीजें पहले पढ़ा लूँ। Yes, sir. पढ़ लिया सबने? यस सर। फजूल बातें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ना वो हॉस्पिटल, यस सर। सेम हॉस्पिटल ने वही कहानी दी जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं थी कि हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं। कोर्ट का जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये देखा जाएगा कि पेशेंट डायरेक्टली आपके पास गया है या पेशेंट किधर गया है, डॉक्टर के पास। अगर तो तुम लोग स्टूडेंट्स डायरेक्टली मेरे पास आए थे दफ्तर सर पढ़ा दें तो फिर ऑब्वियसली स्कैन्स लायबल, तुम लोग तो मेरे पास नहीं आए, आप लोग किधर गए हैं, स्कैन्स नहीं आगे बंदा रेफर किया। अब स्कैन्स ये नहीं कह सकता हमारा टीचर पे कोई कंट्रोल, बस इतनी सी बात है। अच्छा इस केस के नीचे वाली 2 लाइनें वो पढ़ो, द कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन टेस्ट आर इंपॉर्टेंट। यस सर। Not only decisive. वो कह रहे हैं कि ये टेस्ट क्या है इम्पोर्टेंट है। बट फाइनल नहीं है, यस सर। दे आर नो लॉन्गर डिसाइसिव। डिसाइसिव का क्या मतलब है, फाइनल, हतमी। यस सर। फाइनल जो टेस्ट है ना वो आजकल के ज़माने में और जो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होता है वो अगला है 1.3 मल्टीपल इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट। ये दोनों फजूल टेस्ट हैं बस एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। असल जो प्रैक्टिकली जो MTQ भी आएगा ना वो इस तीसरे टेस्ट पे आना है। अच्छा सब बच्चों ने फैक्ट्स पढ़ने, डिसीजन भी नहीं पढ़ना। और ये टेस्ट है क्या पहले समझ लो, फिर मुझे आपने एक बात बतानी है। ये बताता है कुछ बातें, कुछ फैक्टर्स, कुछ बातें एम्प्लॉय वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कैन्स का यूनिफॉर्म पहन के बैठा हूँ, पीछे स्कैन्स लिखो, जिस तरह टोटल के पंप पे लड़के हैं, ये बात एम्प्लॉय की तरफ जाती है या सेल्फ एम्प्लॉयड की, एम्प्लॉय की तरफ। अगर मैं अपना यूनिफॉर्म पहन के आता तो ये चांसेस क्या थे, क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड? सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब स्कैन्स अगर मुझे फिक्स तनख्वाह दे रहा है तो क्या चांसेस है, और अगर जितना मैं काम करूँ उतनी तनख्वाह है। जरूरी नहीं है ये हर दफ़ा हो, बट चांसेस क्या हैं। कई दफ़ा क्या होता है कुछ बातें ये टेस्ट कहता है आप में एम्प्लॉय वाली हैं, कुछ बातें आप में सेल्फ एम्प्लॉयड वाली हैं। फिर अदालत तराजू रखती है और डिटर्मिन करती है ज़्यादा बातें एम्प्लॉय वाली हैं, ज़्यादा बातें। अब आपके लिए जो अभी इम्पोर्टेंट टेस्ट है ना वो क्या है कि आपने ये फैक्ट्स पढ़ने हैं और पढ़ के मुझे बताओ कि ये वाली बात थी सर एम्प्लॉय वाली, ये वाली बात थी बीच में, फैक्टर ना मिस होए आपसे। और फिर ओवरऑल गिन के बताओ कि ये 4 बातें या 2 बातें एम्प्लॉय वाली थी, ये 1 बात सेल्फ एम्प्लॉयड वाली। फैक्ट्स पढ़ेंगे कौन कौन सी बातें आपको लगती हैं जो फैक्टर्स हैं। यस सर। ये सब पढ़ एरिया लिया। मुझे आगे बात। यस सर। अच्छा फैक्टर्स पिक करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। मुझे जो पहला फैक्टर लग रहा है ना वो बंदा काम क्या कर रहा था वैसे, डिलीवरी का डिलीवरी का काम। ड्राइवर था, डिलीवरियां या पिज्जा डिलीवरियां होती हैं, लिक्विड कंक्रीट कोई चीज़ थी डिलीवर करता था। वर्ड लिखा हुआ है ही प्रोवाइडेड हिज ओन व्हीकल। यस सर। ये बात किधर जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एक नंबर हम लगा देंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। आगे एंड द कंपनी वाज रिस्पांसिबल फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड, रिपेयर सर। ये बात किधर जा रही है, सर ये सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर एम्प्लॉई होता तो कंपनी मेंटेन करती है उसकी गाड़ी भी वो खुद ही कर रहे हैं। खुद ही कर रहा है। ही वॉज फ्री टू प्रोवाइड अ सब्सटीट्यूट ड्राइवर। ये बहुत बड़ी बात है जो किसमें होती है, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड में, क्योंकि नॉर्मली आपको काम से गर्ज होता है, बंदे से गर्ज नहीं होता। इस तरह मैं हूँ ना, आई एम एन एम्प्लॉई एट स्कैन, चाहे पार्ट टाइम एम्प्लॉई हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि आज मेरा पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा, मैं अपनी जगह अपने भाई को भेज दूँ सब्स्टिट्यूट कि तू चला जा 2 लाख वो चैप्टर तू पढ़ा,
पैसे तो हमें मिल जाएंगे। लॉ कहता है नहीं, आपको रखा है एम्प्लॉई में, आपने आना है, या अगर सब्सिट्यूट हुई स्कैन से इजाजत लेनी है। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ज़्यादातर होता है यार एसी सर्विस करना है, मैं करूँ, मेरी टीम का कोई बंदा करे, काम हो जाएगा आपको। So when he was free to provide a substitute, so this was a factor which is going towards self-employment. आगे, the vehicle was painted in the company's color. ये बात इधर जा रही है। Employee, company's color मतलब ये TCS की वैनें हैं, ये पंप वालों की टोटल की गाड़ियाँ हैं। And the driver wore its uniform. ये दो बातें किधर जा रही हैं? आगे, he was paid gross amounts. ग्रॉस का क्या मतलब है? टैक्स डिडक्ट नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। ये बात होती है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली। एम्प्लॉइज का एट सोर्स टैक्स डिडक्ट होता है। F6 में भी आप पढ़ेंगे। बात समझ आई है? तो जब आपको ग्रॉस टैक्स मिल रहा है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, दैट्स ए सेल्फ। ऑन द बेसिस ऑफ माइलेज एंड क्वांटिटी डिलीवर्ड, इसका क्या मतलब है? जितनी वो डिलीवरी का काम करता था, जितने किलोमीटर दूर तक डिलीवरी करेगा उतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये बात इधर जा रही है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली बात। ओवरऑल आप इधर ही रुक जाओ, बाकी फजूल है। ओवरऑल आपको पढ़ के ज्यादा बातें सेल्फ एम्प्लॉयड वाली है एम्प्लॉई वाली? यूनिफॉर्म के अलावा सेल्फ तो ज्यादा किधर है? तो कोर्ट ने भी इसको सेल्फ एम्प्लॉयड बना दिया। कोर्ट ने कहा ओवरऑल हमें ज्यादा बातें किधर लग रही हैं? अच्छा, नीचे वाले 3 बुलेट पॉइंट्स काटने, नीचे 2 बातें लिखी हुई, द फैक्ट, ये पढ़ो। सर उसे इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ही मिलती है, वो भी एम्प्लॉई को ही मिलती है। वो एक अलग पॉइंट है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी भूल जाओ। द फैक्ट दैट से पढ़ो जरा। कोर्ट ने कहा यार बाकी बातें अपनी जगह, जो बड़ी हमें इंपॉर्टेंट बात लग रही है वो क्या लग रही है? रिप्लेसमेंट देना एक बहुत बड़ी बात है, जो ज्यादातर किस में होती है? एम्प्लॉई में। ये ऑप्शन बहुत रेयर है, हार्डली एवर अवेलेबल। अभी एक मिनट इधर रुको, एक एमटीक्यू इसी पॉइंट पे दिखाता हूँ जो एग्जाम में आने के चांस हैं। किट निकालें जरा। सब बच्चे मेरी किट में है पेज 28, एमटीक्यू बैंक 2 है। डैन ऑपरेट्स, ये जरा पढ़ो, नीचे वाले सवाल छोड़ दो, बस ये स्टोरी पढ़ो। पेज कौन सा? ऑन करके फिर यस सर। 2 मिनट में समझ आ गया? एक कौन है? एम्प्लॉई है, और दूसरा बस इतनी सी बात है। जिसको 9 से 5 रखा है ना वो एम्प्लॉई है। यस सर। एक आओ जरा सा ट्रिकी पे, पेज 27 पे आओ, 11.1 पे आओ। यस सर। जेम लिमिटेड हैज अ नंबर ऑफ, ये जरा ऑप्शन तो 2 ही है ना, या एम्प्लॉई है या किस तरफ फिट करोगे? सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ। सेल्फ क्योंकि सर एम्प्लॉयड। वो दूर से डायरेक्ट जाता है। जिस तरह भी हमें एक साइड में फिट करना है, टेकीज को किस तरह फिट करोगे? ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड फिट करना है। सर प्रोफेशनल से समझ नहीं आई। They are not told what work needs to be done, but are expected to identify and solve problems that arise. तो जब इस तरह की बात, ये थोड़ा सा ना confusing था, professionally थोड़ा confusing, it could have gone either way, लेकिन ज़्यादा chances क्या है? उसमें सर उसने कहा वो client has the right to choose। हाँ, जब client खुद choose कर रहा है तो इसके बाद self employed है, और वो तीसरे वाले जो है mechanics, वो एम्प्लॉयड। वो वो employed। तो overall ये थोड़ा इस तरह का वैसे फजूल सवाल ना आए, लेकिन एक अब लॉ ऑफ टॉट का एमटीक्यू देखते हैं। अगर तुम लोग एमटीक्यूज आ गए हैं करने, इतने रौला नहीं है, एक आधा गलत भी होता तो 4 नंबर आए फिर भी पास हो जाता है आराम से। जरा पेज 20 पे आओ, पेज 21 पे। अब देखते हैं जरा अकल लगती है तुम लोगों की कि नहीं। जो टॉपिक, असल मसला पता है क्या है यार बच्चों, जो हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ ना और उसके साथ ही सवाल करा दूँ तो वो इजी है। असल है रिकॉल वैल्यू का मसला। जब बच्चे को कुछ फेल होते हैं, जब इतना पढ़ा होता है ना, आइडेंटिफाई नहीं होता सवाल कहाँ से आ गया। अगर हो भी जाए तो उतनी अच्छी तैयारी, इसका मतलब है हम कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत थोड़ी सी हमें ज़्यादा करनी। ये रौला नहीं है कि हमारे ऊपर से गुजर जाता है, पता नहीं कौन से अकाउंट्स हैं, कैसे ग्राफ्स हैं, कुछ ऐसे पेपर्स हैं समझ ही नहीं आते। रॉजर वाला पढ़े।
पहले तो पढ़ा है आपने? Yes, sir. ये भी पढ़े हैं, चलिए सर पढ़ी है। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये लॉ ऑफ टॉट में से तो आया है, Yes, कौन sir. सा टॉपिक है? लॉ ऑफ टॉट तो है ही पूरा सर ड्यू negligence। केस ड्यूटी ऑफ केयर और दूसरा जो है जिसमें वो नेग्लिजेंस करती है लड़की को ये केस है, ये जिसमें वाला तीन लोग- सिचुएशन होती है सर एक सर इसमें दोनों का वो 50-50 दूसरे केस में दोनों अच्छा। को इन्वॉल्व ये पहले Collateral, sir. पहले तो छोड़ो, लड़की वाला केस पढ़ लिया? यस सर। बुक में मुझे बताओ ऐसा केस हमने को पढ़ा है कि नहीं? यस सर निकालो जिसमें लड़की की टांग टूट गई सर, थी। निकालो, कहाँ पढ़ा? ऑपरेट निकालो। फाइनेंस का होता है ठीक है। यही तो ट्रिक है, याद ना आया तो गया। याद करना किस टॉपिक में आया है। यार तुक्के ना मारो, पहले देख के वो केस ढूंढ के बताओ कहाँ है वो केस, पढ़ के ना बताओ कौन सा केस है। गलत है, गलत है। बेवकूफियां ना मारते से तू 4 बजे आया कर, आम क्लास 5 बजे, तू 4 बजे आके तैयारी शुरू कर दिया कर, तो फिर पास नहीं होना तूने। लाइब्रेरी बैठा कर घंटा, पढ़े पढ़नी है अगर जिसको नाम मिला एक्ट ऑफ क्लेमेंट घंटा, तो मैंने तुम लोगों को कुटना है। ये वो साइबर एक्सेस कुछ करके यार सर ये कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस है 6.1 वाला ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मेरा इससे पहले मेरे मुंह से हाँ, कोई सर, गंदी contributory- गालियां निकल जाएं तुम लोगों के लिए। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पे आओ, सेल्स वर्सेस हॉलो केस है, Yes. पढ़ो दोबारा पढ़ो। एक लाइन है केस हाँ नहीं तू 2 दफा पढ़ ले एक लाइन, नहीं मिल रहा बच्चों को, असदुल्ला को नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, असदुल्ला परेशान ना हो। पेज नंबर बताओ असदुल्ला को। 113 का 6. असदुल्ला तो कहीं बुक सामने रख के ना मसला हो। 6.1 बूटियां भी नकल के लिए भी अकल चाहिए। यस नमाजी पकड़ा नहीं गया, बेईमानी भी तो सही नहीं हुई। पढ़े असदुल्ला केस पढ़े, दोबारा से पढ़ो, बाद ये एग्जाम में दोबारा आ जाए तो यही चीज़ अगर दोबारा आ जाए फिर फौरन पिक कर लेता। The claimant was injured whilst trying to climb out of a public toilet cubicle that had a defective lock. याद आया है केस? सर। पहले तो बच्चों एक ट्रिक एग्जाम का क्या है कि हमने ये अब इतनी मुश्किल से पिक किया तो एक मामलात मुश्किल है, बुक सामने रख के भी 2 केसों में कंफ्यूज हो गए या पिक ही ना हुआ। इसलिए अब हम कोर्स तो आगे जाता जा रहा है, हम 15 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, हम 6 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हमने पहली अटैम्प्ट में पास होना है एग्ज़ाम में। और अगर हम अपने तौर पे खुद से रिवीजन स्टार्ट नहीं ना करेंगे तो देन देयर इज़ द प्रॉब्लम। हमने अपने तौर पे खुद से रिवीजन स्टार्ट करनी है। मैं कल तुम लोगों का एक टेस्ट लेना है, यस सर कल अब तुम लोगों ने जितना पढ़ा है ज़रा सर टेस्ट की तैयारी करना, क्योंकि तुम लोगों के हालात जो है ना, कल आज इतना ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं हुआ है, 4-5 घंटे सुबह लगा लेना और पढ़ना तक तैयारी भी हो जाए। कल आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट चैप्टर नंबर 1 to लेके चैप्टर नंबर 7 तक, ठीक है सर। ठीक है ना। अब कल सब बच्चे तैयारी, ये परसों कर लूँ टेस्ट, कल ही कर कल कर ले परसों और है सर हमारे चलो कल फिर अच्छी तरह सब ने टेस्ट की शाम को तैयारी करके आनी है, यस सर चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 7, क्योंकि अभी मैंने हालात देखे तुम लोग तैयारी नहीं कर रहे हो। प्रॉपर तैयारी करना अपना फ़ायदा है यार। इसके अंदर एक तरीका एग्ज़ाम में पिक करने का कि यार ये MTQ कहाँ से आ गया है, वो है कि देखो उससे मिलता जुलता कोई केस पड़ा है। मैंने जब तैयारी फुल की होती है, जिस बच्चे ने फ़ौरन पिक कर तो यार ये तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, फिर जेन में बातें आती हैं, अच्छा इसका मतलब है ये नेग्लिजेंस का डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस के चैप्टर में से आया। ऊपर वाली बात पे भी मैं दिमाग लगाता हूँ कौन सी डिफेंस लग रही है, ऊपर वाली में बताओ कौन सी डिफेंस जेन में आ रही है आपको, रॉजर वाले में। सर वो वाली 6.2 ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी। शाबाश, बॉडी बिल्डर ने सही बात बताई। देखो अब अभी रुक जाओ 1 मिनट के बुक छोड़ दो, सिर्फ मुझे रॉजर की स्टोरी बताओ। रॉजर क्या काम कर रहा है? फाइटर। एक गेम खेलता है विच इज अ स्पोर्ट प्लेइंग विद वुडन स्टिक्स। ये नहीं है कि फाइट में और आप एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं, इट्स अ गेम, जस्ट लाइक बॉक्सिंग। यस सर कि मुंह पे बॉक्सिंग में को बंदा कहे जी मेरे मुंह पे मुक्का मार दिया आपने। बॉक्सिंग में व्हेन यू गो इनटू फुटबॉल में आप कह सकते हैं मेरे फुटबॉलर्स ने एक दूसरे को मुक्के मारे में जेल हुई हुई है फुटबॉलर्स को।
बिकॉज दैट्स नॉट अ स्पोर्ट वेयर यू कैन पंच समबडी. जब उन्होंने मारा है ना, रेड कार्ड के अलावा वहाँ पे जेल हो जाती है अगर आप इस तरह की हरकत करें. ठुड्डे मारे राके, वो बहुत कम केसेस में, बट देयर आर केसेस जहाँ पे उन्होंने कहा ये क्राइम किया आपने. एक और आम इंटरनेशनल मैचेस में तो काम, लेकिन आम मैचेस में तो बहुत दफ़ा लोगों ने पर्चे कराए एक दूसरे के ऊपर. तो कानून ये है कि जब आप बॉक्सिंग के अंदर शामिल होते हैं तो आप वॉलंटरली रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं. व्हाट आर यू एक्सेप्टिंग वॉलंटरली? कि somebody can punch me. Yes, sir. हड्डियां टूट सकती हैं. वो साइन फैक्ट कराते हैं आपसे जब आप मैच में आप मर सकते हो. तो बॉक्सिंग पीपल हैव डाइड इन द रिंग. जब हम रेसलिंग, चाहे वो जाली भी है बट फिर भी वो स्टंट मैन होते हैं, वो साइन कराते हैं उनसे वॉलंटरली एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क. आपको रेसलिंग में मुझे उठा के उन्होंने लेडर से नीचे फेंक दिया, रिंग से बाहर मार दिया. दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. अब इसको जब हमने पढ़ा, रॉजर रेगुलरली टेक्स पार्ट इन अ स्पोर्ट इन्वॉल्विंग वुडन स्टिक्स. और जब रॉजर को कुट पड़ी ज्यादा तो उन्होंने क्या किया, चलने दिया. दे स्टॉप द फाइट. और द फाइट वाज अंडर द सेफ्टी रूल्स जो उन्होंने बनाए हुए थे. जरा बॉक्सिंग में होता था एक मतलब तुम तो क्या करते हैं, वो रोक के नॉकआउट कर देते हैं कि बंदा ना मार जाए. वो एक रूल्स है उन्होंने बनाए हुए. फिर भी हो सकता है पर देयर आर रूल्स के बहुत ज्यादा. व्हेन यू बीइंग हिट तो वो मामले को रोक देते हैं. एमएमए वगैरह वो क्या एमएमए कहते हैं, उसमें भी होता हुआ सब तो कुटते हैं यार, वो फंडते हैं. अगला बंदा भी फुली ट्रेन्ड फाइटर होता है जिसका काम ही सुबह से रात तक तो वो कर भी लेता है. दे कैन टेक द पंचेस जिसको हम कहते हैं. हाँ, मेरे और आप जैसा बंदा तो हम तो एक पाए और गए. आपको पता है बॉक्सिंग में भी जितने प्रोफेशनल बॉक्सर ने अपनी नाक की हड्डी तोड़ दी होती है. अपनी नाक की हड्डी लूज होती है, यानी कि टूटी होती है, वो लूज कर लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि हड्डी सबसे पहले टूट जाती है नाक की. इन सब की हड्डी लूज होती है नाक की, कि अगर नाक में मौका लगे तो नाक की हड्डी ना टूटे, अदरवाइज तो नॉकआउट हो जाएगा वो. इतने अब तो करोड़ों रुपया इनके ऊपर बेटिंग और लगा होता है कितने राउंड्स तक. सो जब अब रॉजर उन पे केस कर जी मुझे फाड़ दिया आपने, तो कर सकता है. कौन सी डिफेंस इनमें आएगी? वॉलंटी नॉन फिट इंजरी. अब कोई मसला है नहीं पिक हुआ ना, लेकिन ये दोबारा अब जब एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा, अब हम 2 मिनट में पिक, लेकिन वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? ये मैंने अभी पढ़ाया होता और बंद कर देता, कहता बताओ अभी तुम लोगों ने पिक कर लेना. लेकिन अभी मैं तुम लोगों को पोस्टल रूल का सवाल दे दूँ, आधे फिर फारिग हो जाएंगे. अगर आप एक सेकंड इसका क्वेश्चन बैंक देखते हैं, ज़रा एक दफ़ा लॉ ऑफ टॉट को रिवाइज भी कराऊँ मैं दोबारा से. पेज 17 पे, और जितने सवाल हैं इनको फिर मैं रिवाइज भी कराता हूँ. यस सर.